नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिहार में नई सरकार का गठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो चुका है, लेकिन सरकार गठन के पहले से ही विवादों में है और नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके कारण वो विरोधी दलों के निशाने पर हैं। इस बीच मेवालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उनके इस्तीफे का लिफाफा राजभवन भी पहुंच गया है और विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा था, लेकिन उन्होंने अचानक से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते समय मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद जेडीयू से उन्हें निलंबित कर दिया गया था और यही वजह है कि विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को टारगेट कर रहा है। राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए। राजीव जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू। राजीव जी, क्या समझा जाए इससे? 3 दिन पहले मंत्री बने और अब इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुबह तक ये कह रहे थे कि जो विरोधी दल तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं उन पर मानहानि का केस करूंगा। देखिए, मेवालाल चौधरी जी का जो केस है वो ओपन एंड शट केस है। मुझे तो पहले ही आश्चर्य हुआ था कि इन्होंने मंत्रालय में जगह कैसे पाली। जी इनको मंत्रालय में शामिल ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन इनको शामिल किया तो शायद ऐसा लग रहा था कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं उस केसेस के इन्वेस्टिगेशन के बाद शायद इनको क्लीन चिट मिल गया होगा। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी को लगा होगा कि चलो इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन मेंबर है हमारे, तो इनको मंत्रालय में शामिल किया जाए। हितेंद्र जी, यहाँ दो महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। एक वाइस चांसलर के रूप में आप पे करप्शन का चार्ज लगता है तो हम आप सिर्फ समझ सकते हैं कि ये करप्शन का जो मामला है ये कहां तक पहुंच गया है। वाइस चांसलर के रूप में आप पे करप्शन का धब्बा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाइस चांसलर बनने का मतलब दूर दूर तक करप्शन से, पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये मामला वहां तक पहुंच गया है कि विश्वविद्यालय जिसको कि हम मंदिर कहते हैं, कि सरस्वती का जो मंदिर है जहां से देश का भविष्य का निर्माण होता है, करप्शन वहां भी इतनी सुदृढ़ता से पहुंच स्थापित हो चुकी है कि वाइस चांसलर भी करप्ट हो रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है हितेंद्र जी, जिसपे कि हम सबों को चिंतन करने की जरूरत है, वह यह है कि जब तक आप पॉलिटिक्स में पैसे की भूमिका को इंटैक्ट रखेंगे तब तक आप इस प्रकार के सिचुएशन से आपको फेस करना पड़ेगा। आज की तारीख में अपने डेमोक्रेसी में पैसा और मसल पावर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी को कुछ किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि आपके पास अगर ताकत है और आपके पास पैसा है तो आप मंत्री बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। एडीआर का रिपोर्ट ले लीजिए और किसी भी स्टेट का आप एग्जांपल ले लीजिए, आप देखेंगे कि इस प्रकार के लोग कितनी आराम से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। फिर उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर आप उनसे एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत राज्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हितेंद्र जी। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो विश्वविद्यालयों तक भी पहुंच चुका है, वाइस चांसलर भी अगर करप्ट पाए जाने लगे हैं, तो अब स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर देश में भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है और बीजेपी के सहयोगी दल में अगर इस तरीके से पद बांटे जाते हैं, और क्या अगर जब पद बांट ही दिए गए तो क्या उनको ये आश्वासन था, क्या आश्वस्त थी सरकार के इन पर जो है इनको क्लीन चिट मिल जाएगी भ्रष्टाचार को लेकर के? और अगर नहीं तो फिर क्यों ये पद जो है ये इतना महत्वपूर्ण पद, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का पदभार इनको दिया गया था? देखिए हितेंद्र जी, अगर हम ओबियस की बात करें तो जितनी जानकारी हमारे पास और आपके पास है, इससे ज्यादा जानकारी जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास है। इसके बावजूद उनको मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट था कि इनको मंत्री बना दो और मंत्री बनने के बाद ही विपक्ष मांग करेंगे इनके रेजिग्नेशन का और इस प्रकार के आरोप लगाएंगे, फिर उनको ये बोल करके वापस फिर इनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक डील का ही हिस्सा मुझे ज्यादा लगता है, एक पॉलिटिकल डील, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हिस्सा होगा। नीतीश कुमार अंडर प्रेशर होंगे तो उस प्रेशर में, क्योंकि जिस कम्युनिटी से मेवालाल आते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। वो भी एक हितेंद्र, एक एंगल में आपको बता दूं,
कि बिहार के पॉलिटिक्स में ये जो कुशवाहा कास्ट है, जो जिसको कि हम क्वेरी के रूप से भी जानते हैं, कुशवाहा कास्ट जो है कि बिहार में ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी संख्या तादाद इन्हीं की है। हालांकि दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी है। नीतीश कुमार की जो कम्युनिटी है वो बहुत छोटी की संख्या बहुत कम है, 2-4-5% से भी कम है। तो उससे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए और उस कम्युनिटी के इम्पोर्टेंट लीडर बन गए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको ये डिसीजन उन्होंने लिया और ये डिसीजन उनको बैकफायर करना ही था। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लगता है कि ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल डील का मामला था। और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए 2 दिन में इनसे छुटकारा भी पा लिया और वो अब आराम से बैठे रहेंगे और वो जो प्रेशर था वो भी खत्म हो गया। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से विपक्ष के दबाव में अब इस फैसले को समझा जा रहा है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये पहले से ही स्क्रिप्टेड था, इसी तरीके से होना ही था, तो क्या इस नोटंकी करने की जरूरत क्या थी? हितेंद्र जी, ये अपने देश में जो डेमोक्रेसी है, आप एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, आप ऐसे कितने लोगों से आप छुटकारा पाएंगे? एक मेवालाल चौधरी हो तो आप ठीक है रेजिग्नेशन लेकर के बैठा देंगे। कई लोग ऐसे हैं पॉलिटिक्स में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ इस प्रकार से लोग भरे पड़े हैं। आप किसको किसको हटाएंगे, किसको किसको अपने साथ रखेंगे? स्थिति सिचुएशन यह है हितेंद्र जी कि यू हैव टू गो फॉर द लेसर एविल्स। आप उसमें से जो कम करप्ट है, कम बदमाश है, जो है, उसमें से ही आपको चूज करना है कि चलो ठीक है वो सब तो खूंखार है, ये कम बदमाश है, ये बड़ा जोर से कम से मारता है, राइट, ये जान नहीं लेगा, मारपीट तो करेगा ये, लेकिन हाथ पांव तोड़ देगा, जान नहीं लेगा, तो आप बेटर फील करेंगे, यू विल फील मोर सिक्योर अंडर हिम। यार ये आदमी तो ठीक है बदमाश है, 2-4 थाप तो लगाता है, गोली गाली नहीं मारेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी सिचुएशन में हितेंद्र जी आपके पास ऑप्शंस क्या है? लिमिटेड ऑप्शंस रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितनों को हटाएंगे? लेकिन राजीव वही सवाल है मेरा, वही सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एक शिक्षा मंत्री थे मेवालाल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे हैं कैबिनेट में जो दागी हैं, उनका क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। आपको हितेंद्र जी, आपको उन्हीं लोगों में से मैनेज करना। मैंने आपको देखिए सबसे एट द वेरी आउटसेट मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, मेरी पूरा सम्मान है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति, मैं पूरी सम्मान के साथ और पूरी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि जब तक आपका जड़ में जो समस्या की जड़ में जो चीज है उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो इन सारी चीजों से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मसल पावर और जो पैसे की भूमिका आपके इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में है, उसको आप बिल्कुल जब तक खत्म नहीं करेंगे, आपको ऐसी सिचुएशन से, ऐसे एलिमेंट से आपको डील करना पड़ेगा। वो शासक बनेंगे, वो शासन में रहेंगे, देश चलाएंगे, सिस्टम चलाएंगे, और उसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ेगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हम आप एक गरीब मुल्क के सिटीजन्स हैं, और हम जितनी भी अपनी ताल ठोक लें, हम आप एक दूसरे के सामने हमारी क्या छवि है, हमारी क्या हैसियत है, हम कितने रिच हैं, हमारे लोग कितने, हमारा ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी क्या है, सारे चीज पब्लिक डोमेन में है, हमारे आपके सामने हम अभी जानते हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप जो रूट कॉजेज है उसको एड्रेस नहीं करेंगे हितेंद्र जी। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर एक सवाल और भी है, क्योंकि विपक्ष जो कि लगातार इस मामले पर सवाल उठाता रहा है कि एक अहम मंत्रालय ऐसे भ्रष्टाचारी को दे दिया जिस पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर इतना ही उनका जो विरोध है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो तमाम जो उनके नेता हैं, क्या विधायक पद के लिए जो उन्होंने जब टिकट बंटवारा किया था तब उन्होंने खुद इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने खुद ऐसे दागी लोगों को विधायक पद के लिए उम्मीदवार क्यों बना दिया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों ने भी थोक भाव में दागियों को टिकट दिया है, वो जीत करके भी आए हैं। वो एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में बिहार में क्या किसी भी स्टेट में नहीं कह सकता है कि वो दागियों को, जो मसलमैन है, उनको टिकट नहीं देते हैं। वो उनकी लाचारी है हितेंद्र जी। हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि ये उनकी लाचारी है। वो नहीं चाह करके भी उनको ऐसा करना पड़ता है। पैसे उनके पास है, पैसा कौन फाइनेंस कौन करेगा? जी बिल्कुल राजीव जी जी बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अहम बातचीत करने के लिए राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से सीएम से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने अब इस्तीफा दे दिया है, इससे एक बार फिर से बिहार की सियासत में भूचाल जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और वहां पर सुरक्षा बलों ने पहलगाम में
तलाशी अभियान जो है वो चला दिया है। और इससे पहले नगरोटा में भी सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। वहां पर 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है कि आतंकवादी की मौजूदगी की जानकारी वहां पर मिली है पुलवामा में, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा के परिगाम गांव में घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद यह तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। और वहीं इससे पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा के पास आज सुबह भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जैश के 4 संदिग्ध आतंकी मारे गए, जिनमें से भारी मात्रा में वहां पर हथियार भी बरामद हुए। और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराने और आगामी चुनावों को बाधित करने की कोशिशें जो हैं वो बढ़ा दी। पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए और इलेक्शन जो होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है ऑलरेडी, डिस्टर्ब करने के लिए। इस कॉन्टेस्ट में जम्मू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और उनका मनसा इधर कश्मीर में आके इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। तो किस तरह आपने इलेक्शन की बात की है? इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जे पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। कल पुलवामा रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से, हालांकि सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं और ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से आज भी ये देखने को मिला है 4 आतंकवादी मार दिए गए। और अगर पुलवामा की बात की जाए तो वहां पर भी मुठभेड़ चल रही। देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से डीडीसी इलेक्शंस को बाधित करने के लिए एक चाल जो है वो चली जा रही है। लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए एलओसी को टारगेट किया जा रहा है। आज भी सुबह करीब 5 बजे नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों द्वारा गाड़ी को रोका गया और जिसमें जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। और उसके बाद जो ट्रक में बैठे आतंकी थे उन्होंने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चारों आतंकी को 3 घंटे के अंतराल के अंदर ही ढेर कर दिया गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। 11 AK-47, 3 पिस्टल और कम से कम 29 हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद जो है वो किए गए हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है लगातार कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास कर रहा है। और ये हालांकि जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने ये भी बताया कि ये सांबा से इन्फिल्ट्रेशन हुई है और ताजा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ये जिसके चलते आतंकी जो है जम्मू से होते हुए कश्मीर पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से चौकन्ने थे, क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे कि जो है डीडीसी के इलेक्शन जो है उनको बाधित किया जा सकता है। और इसी वजह से लगातार जो है जो नाके हैं उनको अलर्ट कर दिया गया था। और इसी नाके पर जो है जब एक ट्रक को रोका गया तो फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 4 आतंकी जो है जैश-ए मोहम्मद के मारे गए। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो कश्मीर के परिगांव इलाके में जो है 3 से 4 आतंकियों के होने की सूचना के मिलने के बाद इलाके को कॉर्डन किया गया है और उनके साथ जो है फायरिंग जो है आतंकी के साथ जो है फायरिंग चल रही है। और पूरा इलाका जो है फिलहाल इलाके को घेर लिया गया है ताकि आतंकी जो है कहीं फरार ना हो जाए। रविंद्र, अगर वहां पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं तो ऐसे में साफ तौर पर चिंता की बात यह है, क्योंकि जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करने के लिए। तो जो उम्मीदवार हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी देखिए, जिस तरह से चुनावों की प्रक्रिया जो है शुरू हुई है उसी दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले भी पंचों सरपंचों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था और उसी के चलते अब जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी ताकि चुनाव जो है वो पूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव हो पाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी की बात करें वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार घाटी में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, आतंकवादियों को भेजने की लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद है पूरी तरह से और वो आतंकियों के हर मंसूबे को
नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नाकाम कर भी रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में बीजेपी के अलग अलग जिलों में क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन आज होना था, ताकि आगामी चुनाव के लिए अकेले चुनावी मैदान में बीजेपी उतर सके और अपने संगठन को मजबूत बना सके। लेकिन पंजाब में किसान कानूनों का विरोध चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, और जब किसानों को इस बात की जानकारी हुई तो बठिंडा समेत अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नए दफ्तर के बाहर भारी संख्या में किसान पहुंच गए और बीजेपी को ये चेतावनी देते हुए ये कहा गया कि जब तक किसी भी कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया जाएगा अगर किसान कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਭਿੜਕ ਪਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਕੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੌਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐ ਭਰਾਵੋ। अमनदीप हमारे संवाददाता बठिंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमनदीप, क्या कुछ जानकारी है? आज जेपी नड्डा जो कि आज वर्चुअल तरीके से वहां पर उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन जब किसानों का विरोध वहां पर देखने को मिला तो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। सिंदर बताना चाहेंगे 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है किसानों द्वारा। आज बठिंडा में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जाना था ऑनलाइन,
जिसका किसानों का पता चलने के बाद उन्होंने कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये जो उद्घाटन है उसको डिले करते हुए जो है किसानों के आगे एक तरह का समर्पण कर दिया और किसानों ने अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखा। जी चंदर, वहां पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी द्वारा नहीं दी गई, परंतु किसानों ने ऐलान किया है जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक वह इसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इनकी लीडरशिप का जो है विरोध करते रहेंगे और पंजाब में इनके कार्यालयों के समक्ष धरना देते रहेंगे जब तक उनके ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम कहीं ना कहीं ये था, क्योंकि एक दफ्तर का उद्घाटन वहां पर किया जाना था और कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये दफ्तरों के उद्घाटन जो है वो किए जाने थे और इस बड़े कार्यक्रम को भी स्थगित करना पड़ा है। जी बिल्कुल, पंजाब में कई जगह जो है ऑनलाइन कार्यालयों का उद्घाटन करना था बीजेपी सीनियर लीडरशिप द्वारा, परंतु किसानों के रोक के चलते यह आज एक तरह का स्थगित उन्होंने करना पड़ा है और डिले के होने के चलते जो है किसानों ने एक तरह से अपने आप की जीत मानी है और बीजेपी जो लीडरशिप है उनको चेतावनी देते हुए कहा है जब तक वह पंजाब कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेंगे तब तक वह इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, किसान कानूनों के खिलाफ जो है किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और क्या अभी भी वहां पर जो बीजेपी दफ्तर का जहां पर उद्घाटन होना था, क्या अभी भी वहां पर किसान डटे हुए हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से जो पंजाब में प्रदर्शन चल रहे हैं इसी के चलते बठिंडा में यहाँ पर टोल प्लाजा और रिलायंस मॉल और जो है वहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा था। ये जो किसानों ने आज कार्यालय का घेराव किया था वे यह भी आज रिलायंस मॉल के आगे जो धरना देकर बैठे थे वहां से उठकर इन्होंने जो बीजेपी का कार्यालय के समक्ष धरना दिया था। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है किसान अभी डटे हुए हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। और वहीं बीजेपी की तरफ से जो वहां पर बंदोबस्त किए गए थे, जो इंतजाम वहां पर किया गया था, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या सारा सामान वहां से हटा लिया गया? सतेंद्र बताना चाहेंगे, अभी तक जो टेंट वगैरह वैसे ही लगे हुए थे, कुर्सी वगैरह अभी लगाने का काम चल रहा था। जब किसानों को पता चला तो उनके द्वारा इस जो है प्रदर्शन करते हुए इस जो कार्यक्रम को रोक दिया और बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जी, तमाम जानकारी देने के लिए अमनदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार पंजाब में किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है और इसी के चलते बीजेपी को अपना बड़ा कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें वहां पर सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई है और इस बैठक में कई दलों के नेता जो हैं वो शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पर शामिल हुए थे। और इस बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। अगर मास्क नहीं पहना किसी ने तो जुर्माना बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया गया है। और सीएम ने सभी से ये अपील की है कि राजनीति करने का ये समय नहीं है, आप सेवा करने का समय है। और साथ ही साथ छठ पूजा को लेकर के जो विवाद सामने आया था उस पर भी सीएम केजरीवाल ने अपनी सफाई दी है और ये कहा है कि छठ पूजा मनाएं, छठ पूजा मनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन कोरोना का खतरा है उसको ध्यान में रखना होगा और अपने घरों में ही छठ पूजा मनाने की सीएम केजरीवाल ने अपील की है सभी लोगों से। सार्वजनिक जगहों पर एक साथ कहीं भी छठ पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि अगर लोग अपनी बातों को नहीं मानते हैं, नियमों को नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है। और उसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो मास्क नहीं पहनते हैं, लापरवाही बरतते हैं, उन पर अब जुर्माना बढ़ा दिया गया है, जो कि 500 रुपये था अब उसको 2000 रुपये कर दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि शादी समारोह में 200 आदमियों की छूट दी गई थी, उस पर पहले ही पाबंदी लगाते हुए 50 लोग जो हैं वो अब कर दिए हैं। 50 लोग से ज़्यादा किसी भी शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते। बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से जो मांगे विपक्षी दलों की तरफ से की गई थी, छठ पूजा में रियायत मांगी गई थी, बाजारों को बंद ना करने की बात भी कही गई थी, और उस पर अब क्या कुछ रुख दिल्ली सरकार का रहने वाला है? देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से आज सर्वदलीय जो बैठक बुलाई थी वो कहीं ना कहीं उसका कह सकते हैं परिणाम आने हुए आ चुका है। और कहीं ना कहीं जो लोग आज मास्क यूज नहीं करेंगे, यानी कि आज से
जो लोग मास्क की अनदेखी कर रहे थे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहे थे, उनके ऊपर सख्ती से काम किया जाएगा। यानी कि बात करें, अगर कोई व्यक्ति मास्क यूज नहीं करता है तो उसके ऊपर पहले 500 रुपए का जुर्माना था, अब 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। जुर्माना बढ़ा दिया गया है ताकि 2000 की वजह से लोग बाग मास्क का यूज कर सके। मगर बात करें जिस तरीके से बाजारों की, तो बाजारों के अंदर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो वहां के अधिकारी को कहीं ना कहीं उसका दंड दिया जाएगा। और यहाँ तक कि जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, बॉर्डरों पर टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों के अंदर टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से आज सर्वदलीय जो बैठक थी वो कहीं ना कहीं अहम नतीजे पर पहुंची, क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले हम जिंदा रहेंगे तो ही कोई त्योहार मना पाएंगे। और यही चीज कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दी गई थी कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छठ मनाने पे कोई रोक नहीं है। ना वो अपने जितने भी लोग हैं जो भी त्योहार मनाना चाहते हैं वो अपने घरों पर मनाएं ताकि वायरस ना फैल सके, क्योंकि पानी के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वायरस एक दूसरे से संपर्क में आकर फैलने का खतरा है। इसीलिए के सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए दिल्ली सरकार ने मना कर दी गई है, सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि जो घाटों पर अधिकारी लगाए गए हैं वो उनको कह दिया गया है कि आप सख्ती से पालन करवाएं। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली में अब कहीं ना कहीं जो है वो सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है कोरोना को लेकर के। अगर कोई मास्क अब नहीं पहनेगा तो 2000 रुपए तक जुर्माना उसको भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस का कहर राज्य में जारी है और कई राज्यों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच देश के सबसे बड़े राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सराहनीय बताया है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित मरीजों के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है और कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसी गई है। कोविड-19 में बचाव के लिए यूपी सरकार ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति अपनाई वो दूसरे राज्यों के लिए भी, दूसरी सरकारों के लिए भी नज़ीर बन सकती है। सभी प्रदेशवासियों के इस सहयोग की सराहना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह रिपोर्ट मीडिया में पेश की है। WHO की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि सीएम योगी की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरुआत से ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूपी में कोरोना के अब तक
4,74,054 कुल केस आए हैं और देश की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो दूसरी सरकारों के लिए सीख है। पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ रणनीति योगी सरकार की रही है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी तारीफ पूरे विश्व स्तर पर हो रही? देखिए, जिस हिसाब से मुताबिक अगर देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन योगी सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो भी प्रयास किए उसकी सराहना कहीं ना कहीं पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पे रैपिड चेकिंग अभियान चलाया गया, रैपिड सैंपलिंग का अभियान चलाया गया और जिस तरीके से जितनी तेजी से कोविड-19 के हॉस्पिटल बनाए गए, चाहे वो लेवल 1 के हों, चाहे वो लेवल 2 के हों या लेवल 3 के हों, और इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने में, लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं योगी सरकार सफल साबित हुई है। और जो सख्ती लॉकडाउन के दौरान यूपी पुलिस ने दिखाई थी वो भी कहीं ना कहीं काम आई है और सीधे तौर पर कोरोना में खासा रोकथाम लगी है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, नोएडा बॉर्डर पर अभी से ही चेकिंग चालू कर दी गई है। दिल्ली से सटे जितने बॉर्डर हैं वहां पर जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। योगी सरकार सीधे तौर पर कोविड-19 को लेकर के शुरू से ही सख्त नजर आ रही है। रोजाना मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक करते थे और दिशा निर्देश देते थे। इसके साथ ही जो भी अस्पताल रहे हैं कोविड-19 के या जो नए अस्पताल बने हैं उनका या तो मुख्यमंत्री ने स्वयं निरीक्षण किया है या उद्घाटन किया है और जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो इसलिए बड़े शहरों में कोविड-19 के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए गए हैं। छोटे शहरों में जिला अस्पताल वगैरह में कोविड-19 ब्लॉक बनाए गए हैं और नतीजा जिसका ये निकला है कि यूपी में कोरोना के जो केसेस हैं वो काफी कम हो गए हैं। जी बिल्कुल पुनीत, कोरोना की रोकथाम के लिए एक अलग से टीम भी बनाई गई सीएम की तरफ से और सीएम लगातार जिस तरीके से निरीक्षण करते रहे, समीक्षा करते रहे अपनी टीम के साथ, यही वजह है कि कोरोना पर लगाम लग पाई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है WHO की, तो सीएम योगी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई इस पर? देखिए, सीएम योगी ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश वासियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है इसलिए सबको सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं और लोगों से निवेदन किया है कि सभी लोग अभी सतर्क रहें, सतर्कता बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। छठ पूजा को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी भाषा में लोगों को बधाई दी, साथ ही साथ से आवेदन किया, सबसे निवेदन किया कि घर पर ही छठ पर्व मनाएं। हर पर्व के पहले कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन करते हैं कि सीधे तौर पर जो छठ का पर्व है, जिस तरीके से ये छठ का पर्व है, इससे पहले भी जो पर्व रहे हैं उन्होंने लगातार निवेदन किया है कि लोग घर पर मनाएं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें। और नतीजा सीधे तौर पर सामने है कि जनता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बातों को मानती है और उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से अगर देखें तो केसेस काफी कम हो गए हैं। जी लेकिन पुनीत, अभी भी कोरोना का खतरा जो है वो लगातार बरकरार है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ जरूर रहे हैं। देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली में इस बार एक बार फिर से कोरोना का कहर धीरे धीरे ही सही लेकिन नजर आ रहा है। यूपी उसको लेकर के खासा अलर्ट है। आज भी मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक करी और सख्त निर्देश दिए जो अधिकारी थे उनको कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतिए। साथ ही साथ जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर है वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए टीम अलर्ट कर दी है और वो टीम जो भी लोग वहां से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी, उसके बाद ही किसी को यहाँ आने देगी। तमाम तरीके की कवायद है, तमाम तरीके के प्रयास हैं जो योगी सरकार कर रही है। टीम 11 के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। हालांकि कोरोना काफी डाउन हो गया, कोरोना के केसेस काफी डाउन हो गए, लेकिन मीटिंग्स अभी भी जारी हैं। कहीं ना कहीं सीएम योगी इसमें जरा सी भी लापरवाही ना तो खुद बरतना चाहते हैं ना किसी अधिकारी को बरतने देना चाहते हैं और लगातार जो भी कोविड-19 हॉस्पिटल बने थे उनका निरीक्षण करते रहते हैं या तो वहाँ के जो भी सीएमओ या सीएमएस हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते रहते हैं। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन जिस तरीके से रैंडम टेस्टिंग दिल्ली में बढ़ा दी गई है, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से रैंडम टेस्टिंग दिल्ली में बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में हालांकि पहले से ही रैंडम टेस्टिंग को लेकर के काफी तेजी है और अब इस तेजी को और भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो कोविड-19 के हॉस्पिटल हैं उनको एक बार फिर से अलर्ट कर दिया गया है और दिल्ली से सटे जो बॉर्डर हैं वहां पर खास
तौर पे सावधानी बरती जा रही है। जो बॉर्डर पे ही एक टीम अलर्ट कर दी है जो गाड़ियों को रोक करके कोविड-19 कॉन्टैक्ट टेस्ट करती है, रैंडम चेकिंग होती है, थोड़ी देर में उनको रिजल्ट मिल जाता है और अगर कोई पॉजिटिव केस है तो उसे वापस दिल्ली या फिर क्वारंटाइन सेंटर यहाँ वो जहाँ पर स्थानीय प्रशासन मौजूद होता है वो फैसला लेता है कि आखिर आगे उनका क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से सख्ती नजर आ रही है, दिल्ली में केसेस बढ़े हैं, यूपी दिल्ली से सटा हुआ है, उसको देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं सख्त हुई है और इसके साथ ही कोविड-19 के जो हॉस्पिटल हैं उनको फिर से एक बार अलर्ट किया गया है और डॉक्टर्स की जो टीम है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बात करी है, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने, और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लगातार मुख्यमंत्री निर्देशित करते रहते हैं। जी लेकिन पुनीत, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, गाजियाबाद या फिर नोएडा या फिर और जो सटे हुए इलाके हैं, क्योंकि वहां पर दिल्ली आना जाना जो है वहां के लोगों का लगा रहता है, कुछ लोग रोजगार के चलते दिल्ली जाते हैं और कुछ लोग दिल्ली से भी गाजियाबाद और नोएडा में आते हैं काम करने के लिए, तो वहां पर खासतौर पर क्या कुछ रणनीति है ताकि बहुत तेज गति से, क्योंकि वहां पर कोरोना बढ़ सकता है, इसलिए वहां पर कोरोना पर लगाम लगाना बड़ा जरूरी है। देखिए, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है और रोजाना उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली से हजारों लोग और उत्तर प्रदेश से हजारों लोग दिल्ली के लिए सफर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर व्यवसाय लोगों का दिल्ली से जुड़ा हुआ है। या फिर नोएडा में जो लोग रह रहे हैं, मैक्सिमम लोग दिल्ली में या तो नौकरी करते हैं, दिल्ली के लोग नोएडा में नौकरी करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार काफी सतर्क है, क्योंकि अगर एक केस आएगा उसके साथ ही इसके इन केसेस की फिर से संख्या बढ़ जाएगी और जरूरी कदम अगर शुरुआत में ही नहीं उठाए गए तो कहीं ना कहीं आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसको लेकर के सरकार अलर्ट है। साथ ही जो भी ऑफिस वगैरह हैं नोएडा में और दिल्ली में, वहां पर एक बार फिर से रैंडम चेकिंग कराई जा रही है। अगर कोई पेशेंट निकलता है वहां पर तो उसके बाद उसको क्वारंटाइन कराया जाता है। साथ ही जो ऑफिस होता है उसको 2 या 3 दिन के लिए सीधे तौर पर सील किया जाता है, उसमें पूरा सैनिटाइजेशन का काम होता है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं नोएडा पर, गाजियाबाद पर विशेष ध्यान है, क्योंकि ये दिल्ली से सटे हुए शहर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से लगातार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी सतर्क हैं और लगातार समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं, टीम 11 भी सतर्क है, लेकिन अगर बात की जाए लगातार जिस तरीके से अभी भी कौन से ऐसे जगह हैं, कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर कोरोना के केसेस कहीं ना कहीं ज्यादा सामने आए हैं। ऐसे में वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो काफी कम केसेस हो गए हैं यहाँ पर। जिस तरीके से टाइम केसेस की बाढ़ आई थी और काफी केसेस रोजाना सामने निकल करके आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब केसेस भी कम है। बड़े शहरों में तो ये कमी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन छोटे शहरों में कहीं ना कहीं केसेस जरूर निकलते हैं और उसको लेकर के लगातार सख्ती बरती जा रही है। हालांकि अब लोगों को होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है और देखने को मिला है कि लोग 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। तमाम तरीके के जो प्रयास रहे उत्तर प्रदेश सरकार के वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुए, जिससे कोरोना पर एक अगर हम कहें कि लगाम लगाने में योगी सरकार कामयाब हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी लेकिन पुनीत, जिस तरीके से दिल्ली भी अब एक बड़ा फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन पर जुर्माना बढ़ा करके 2000 रुपए कर दिया गया है। और ऐसे में लापरवाही तो उत्तर प्रदेश में भी लोग बरत रहे हैं, क्या कुछ रणनीति अब सरकार की रहने वाली है? देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर से केस बूम हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि लोग कोरोना की चपेट में ना आए, लेकिन लोग खुद से लापरवाह हो रहे हैं। साफ तौर पर लोगों को इस बात को समझना होगा कि हर बात सरकार पर डाल देना, हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सरकार बार बार निवेदन करती है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन अगर लोग पुलिस कर्मियों को देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद मास्क हटा देते हैं। खुद पुलिसकर्मी भी कहीं कहीं मास्क लगाए हुए नहीं नजर आते हैं। लेकिन अब सबको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अब योगी सरकार भी विचार कर रही है कि अगर लोगों में इस तरीके से लापरवाही बढ़ी मास्क लगाने को लेकर के तो कहीं ना कहीं जो जुर्माने की राशि है उसको बढ़ाया जा सकता है। जी और पुनीत, जिस तरीके से बाजारों में भीड़ काफी देखने को मिल रही है, त्योहारों का सीजन भी अब लगभग खत्म हो चुका है, तो ऐसे में अब क्या कुछ जानकारी है? क्या बाजारों में अभी भी उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है? सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ती हुई जो कुछ तस्वीरें सामने आती हैं? देखिए, जिस तरीके से त्योहारों में बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौटी थी, लेकिन इसके साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं नजर आए। कहीं ना कहीं जो भी नियम बनाए गए हैं उनको साफ तौर पर लोग तोड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब सीधे तौर पर शादी वगैरह का मौसम है और अब शादियां शुरू हो गई हैं। अगर हम सही मायने में लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में काफी ज्यादा शादियां उत्तर प्रदेश में हालांकि प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ करना, 200 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं कर सकते, तमाम नियम है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं खुद से काफी लापरवाह हो गए हैं। और एक बार सरकार एक बार फिर से प्रयास कर रही है कि लोगों को समझाया जाए। रोजाना कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है वो मार्केट्स में जाती है, लोगों को समझाती है, लेकिन अगर इसके बाद भी लोग
नहीं मान रहे हैं तो अब दिल्ली की तरीके यहाँ पर भी जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है और योगी सरकार एक बार फिर से सख्त एक्शन लेने के लिए विचार कर रही है। जी, जिस तरीके से यूपी में छूट दी गई है 200 लोग एक शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, यही छूट दिल्ली में भी दी गई थी, दिल्ली में भारी पड़ गया। तो क्या अब योगी सरकार भी इस पर विचार कर रही है, क्योंकि शादियों का सीजन है और ऐसे में अगर बड़ी संख्या में शादियां होंगी तो बड़ी संख्या में ही लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से शादियों का सीजन है ऐसे में मार्केट में भी भीड़ भाड़ रहेगी, तो सबसे पहले जो कवायद है यूपी सरकार की वो मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको लेकर के जो व्यापारी नेता हैं उनके साथ एक बार पुनः बातचीत होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वयं करें या अन्य मंत्रियों के द्वारा ये बातचीत हो। तो फिर अगर दुकानदार सजग हो जाए और एक बात को गांठ बांध ले कि जो भी मास्क नहीं लगाए रहेगा उसको दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। ये ढिलाई हमने पूरे त्योहार देखी है कि बाहर बोर्ड तो टंगा है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित है, लेकिन उसके बाद भी लोग बिना मास्क के जा रहे हैं और दुकानदार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर व्यापार के चक्कर में उन लोगों को एंट्री भी दे देते हैं। अब ऐसे में अगर व्यापारी अलर्ट होते हैं और बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं देंगे तो लोगों की एक आदत पड़ जाएगी बिना मास्क के घर से ना निकलने की। सबसे सहयोग जरूरी है, लोगों को खुद इस बात को समझना होगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनाए रखना है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं है तब तक किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं करनी होगी। और योगी सरकार सीधे तौर पर दिल्ली पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर ज्यादा केस दिल्ली में बढ़े या दिल्ली से सटे नोएडा या गाजियाबाद में ज्यादा केस बढ़ते हैं तो एक बार जुर्माने की राशि के साथ साथ योगी सरकार फिर से एक बार सख्त रूप में नजर आएगी। जी बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में ही अभी कोरोना का कहर जो है वो थमा नहीं है, अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो वहां पर बड़ी संख्या में मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। जिस तरीके की रणनीति बनाई गई, कोरोना पर लगाम लगाई गई, लेकिन अभी भी योगी सरकार सतर्क है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रेम विवाह करने के बाद परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी, ऐसा प्रेमी जोड़े ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं अब भी हो सकती हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बड़ी मुश्किल से खत्म किया गया, लेकिन अभी भी अगर दूसरे समुदाय में युवक युवती प्यार करने की भूल कर बैठते हैं तो कई बार खामियाजा खुद को या फिर परिवार को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है बिहार के दरभंगा में, जहां लड़का लड़की शादी कर फरार हो गए, लेकिन बाद में लड़की के परिवार वालों ने लड़की की मां के साथ जो किया उससे पूरा समाज शर्मसार हो गया। महिला के साथ अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई। पहले लड़की की मां को अर्धनग्न किया गया, उसकी पिटाई की गई, फिर दूसरे समाज के बुजुर्ग से जबरन शादी भी करवाई गई। तोड़फोड़ और लूटपाट जो की गई वो अलग। इस घटना के वक्त ग्रामीण मूक दर्शक बने रहे। लड़के की माता के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको जो सूचना प्राप्त हुई उनके बाल काट दिए और भी उनके साथ घर में तोड़फोड़ की। इसको लेके 15 लोगों के नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जो स्थानीय शिक्षक उनको दिया गया। सर, लड़की की माँ का शादी भी जबरन करा दिया गया है। इसमें ये भी उन्होंने शिकायत किया है कि एक पड़ोस के मोहल्ला के एक दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति से जबरन उनकी मांग में सिंदूर डलवाया है। सर, कितने लोगों को आरोपित बनाया गया इस मामले में? इसमें परिवादी की तरफ से 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें तुरंत ही एसडीपीओ के द्वारा घटनास्थल पर जाकर घटना का सुपरविजन किया गया है और 15 ही लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का निर्देश स्थानीय शिक्षक को दिया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक? अभी इसमें से एक गिरफ्तारी हो गई है और शेष लोग अभी फरार हैं, सब भागे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक,